कई बार इंसान के अंदर का जिद्दी अहंकार और नफरत की भावना उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है, जहां इंसान सिर्फ दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में खुद एक ऐसे अंधेरे में कदम रख देता है जिसका अंजाम सिर्फ विनाश होता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जयपुर की एक मासूम छात्रा दिव्या, जिसने एक गुस्साई नजर और उसके पीछे छुपे शैतानी इरादों को समझने में देर कर दी। एक प्रेम प्रस्ताव ठुकराने की कीमत उसे ऐसी डरावनी तांत्रिक क्रिया के रूप में चुकानी पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। तो आखिर दिव्या के साथ क्या हुआ, आज मैं उसी स्टोरी को आपके सामने रखूंगा। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और प्लीज इस स्टोरी को पूरा जरूर सुने। चलो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है जयपुर से। नाम सुनते ही दिमाग में गुलाबी इमारतों का तांता लग जाता है, ऊंट की सवारी का ख्याल आता है और माथे पर बिंदियां सजी चेहरे याद आते हैं। लेकिन जयपुर सिर्फ यही नहीं है। ये वो शहर है जहां पुरानी हवेलियों की दीवारों से नई पीढ़ी के सपने टकराते हैं, जहां बाजार की भीड़ में कोई खो भी सकता है और खुद को भी पा सकता है। और ऐसे ही एक सपना लेकर आई थी दिव्या शर्मा। दिव्या राजस्थान के ही एक छोटे से गांव नावा से थी। उसका गांव हरियाली से भरा था, जहां हर शाम चिड़ियों की चहचहाहट से खेतों की मिट्टी महक उठती थी। लेकिन दिव्या को पढ़ना था, आगे बढ़ना था। इसीलिए जब उसे जयपुर के एक अच्छे कॉलेज में बीए के लिए दाखिला मिला तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, शहर बड़ा है, आंख कान खुला रखना। गांव की इज्जत तुम्हारे सिर पर है। पहले कुछ महीने तो दिव्या रोज सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ती, 3 घंटे का सफर करके कॉलेज आती और शाम को वापस लौट जाती। ये रोज का सफर उसे थका देता था। कॉलेज में उसकी 2 दोस्त बन गई थीं, श्वेता और प्रियंका। श्वेता जयपुर की ही रहने वाली थी, जबकि प्रियंका अजमेर से आई थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में तीनों बैठी थीं। श्वेता ने कहा, दिव्या, तू रोज रोज इतनी दूर से आती जाती है, थकती नहीं है क्या? दिव्या ने कहा, थक तो जाती हूं, लेकिन क्या करूं, पीजी का खर्चा अलग से उठाना मुश्किल है। प्रियंका ने तुरंत सुझाव दिया, अरे चल ना, हम तीनों मिलकर एक पीजी ले लेते हैं, किराया भी तीनों बांट लेंगे। मेरी भी तो यही इच्छा थी, अकेला कमरा लेने की। श्वेता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, मेरे एरिया में ही एक अच्छा सा पीजी है। मालकिन आंटी बहुत अच्छी हैं, खाना भी बनाकर देती हैं। चल कल ही देखकर आते हैं। दिव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, पर पापा से कैसे कहूंगी, वो मानेंगे? श्वेता ने हंसते हुए कहा, तू बस मानने दे, हम तेरे पापा से बात कर लेंगे, बता देंगे कि हम तीनों साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगले ही हफ्ते दिव्या के पिता जयपुर आए, पीजी देखा, मालकिन से बात की और तीनों लड़कियों के लिए कमरा बुक करवा दिया। कमरा दूसरी मंजिल पर था, हवादार और साफ सुथरा। एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे सड़क किनारे लगा हुआ एक पुराना नीम का पेड़ साफ दिखाई देता था। मालकिन सुशीला आंटी बहुत ही मिलनसार थीं। उन्होंने तीनों से कहा, बेटियां यहां रहो आराम से, लेकिन नियम याद रखना, रात 10 बजे तक लौट आना, कोई लड़का कमरे के अंदर नहीं आएगा, ये मेरे घर के नियम हैं। तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और इस तरह दिव्या की नई जिंदगी शुरू हुई। पहले कुछ हफ्ते बड़े ही शानदार गुजरे। सुबह कॉलेज जाना, दोपहर में कैंटीन में चाय पीते हुए गप्पे मारना, शाम को तीनों मिलकर बाजार घूमना और रात को कमरे में लेटकर तरह तरह की बातें करना। प्रियंका को फिल्में देखने का शौक था, श्वेता को शॉपिंग करना पसंद था और दिव्या को किताबें पढ़ना। वो अक्सर लाइब्रेरी से किताबें ले आती और रात को पढ़ती रहती। श्वेता की एक खासियत थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था, राजीव। राजीव जयपुर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे साल में पढ़ता था। वो कभी कभी श्वेता से मिलने आता, लेकिन पीजी के गेट के बाहर ही खड़ा रहता, अंदर नहीं आता था। दिव्या ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो कॉलेज से लौट रही थी और श्वेता ने उसे गेट पर खड़े देखकर नमस्ते कहा था। राजीव ने हाथ हिलाया था और दिव्या की तरफ देखा था, बस एक साधारण सी नजर, लेकिन दिव्या को अजीब सा लगा था। एक शाम मौसम बदल रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। तीनों लड़कियां अपने कमरे में बैठी थीं। श्वेता का फोन बजा। श्वेता ने फोन उठाया और बोली, हेलो। हाँ, अच्छा, अभी? पर मौसम तो ठीक है, आ रही हूं 5 मिनट में।
उसने फोन रखा और प्रियंका और दिव्या की तरफ देखा। प्रियंका ने पूछा, कौन था? राजीव। श्वेता ने हाँ कहा और बोली, वो कह रहा है कि पार्क के सामने वाली चाय की दुकान पर मिलते हैं, चल पी आए। दिव्या ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, पर आंटी ने कहा था ना कि रात को बाहर नहीं जाना, और देखो मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। श्वेता हंसी और बोली, अरे बाप रे, तू इतनी सीरियस क्यों है? बस 10 मिनट की बात है, चाय पीकर वापस आ जाएंगे और हम तीनों साथ हैं, कोई डर नहीं। तू अकेले बैठेगी यहां? प्रियंका ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलना दिव्या, मेरा भी मन कर रहा है चाय पीने का, बोर हो रही हूं यहां। दिव्या मन मारकर राजी हुई। तीनों नीचे उतरी। सुशीला आंटी बरामदे में बैठी थी। श्वेता ने कहा, आंटी, हम बस पार्क के सामने चाय पीने जा रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। सुशीला आंटी ने घड़ी देखी और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, बादल बहुत गहरे हैं। पीजी से निकलकर वो सड़क पर चल पड़ी। हवा तेज हो रही थी और दूर बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। पार्क के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां कुछ कुर्सियां और मेज लगे हुए थे। राजीव पहले से ही वहां बैठा था। उसने श्वेता को देखकर मुस्कुराया और उठकर उनकी तरफ आया। राजीव बोला, आ गई, मैं सोच रहा था शायद ना आओ बारिश के मारे। श्वेता ने कहा, अरे तू बुलाएगा तो ना आए क्या? राजीव ने तीनों के लिए चाय का ऑर्डर दिया। दिव्या ने गौर किया कि राजीव ने आज नीले रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, ऐसी चमकदार कि कभी कभी डरावनी लगती थी। चाय आई, चारों बैठ गए। राजीव कॉलेज के किस्से सुनाने लगा। वो बातूनी था और उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। दिव्या चुपचाप चाय पी रही थी, बस सुन रही थी। तभी राजीव ने सीधे दिव्या से पूछ लिया, तुम्हारा गांव कहां है दिव्या? दिव्या चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजीव सीधे उसे बात करेगा। उसने जवाब दिया, नावा। राजीव ने कहा, अच्छा, वो तो झुंझुनू से आगे वाला इलाका है ना, वहां तो बहुत हरियाली होगी, यहाँ शहर में तो बस धूल और कोलाहल है। तुम्हें अजीब तो नहीं लगता यहाँ? दिव्या ने कहा, नहीं, सब ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। राजीव ने आंखों में एक अजीब सी चमक लाते हुए कहा, तुम जैसी शांत लड़की के लिए तो यह शहर बहुत खुरदरा है। तुम्हें तो किसी ऐसी जगह रहना चाहिए जहां सन्नाटा हो, प्रकृति हो। श्वेता ने गौर किया कि राजीव की बातें ज्यादातर दिव्या से ही हो रही हैं। वो थोड़ी असहज हो गई। उसने राजीव का हाथ पकड़कर कहा, अरे तू तो आजकल फिलॉसफी बघारने लगा है, चल अब चलते हैं, देर हो रही है। राजीव ने श्वेता के हाथ को हल्के से दबाया और बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूं पीजी तक। बिल चुकाकर वो सभी पीजी की तरफ चल पड़े। रास्ते में राजीव दिव्या के बिल्कुल बगल में चल रहा था। उसने फिर से बात शुरू की, तुम पढ़ाई में क्या ले रही हो दिव्या? BA, इतिहास ऑनर्स। वाह, इतिहास, मुझे भी इतिहास पसंद है, खासकर राजस्थान का इतिहास। वीरों की भूमि है ये, और कुछ और रहस्यमय चीजों की भी। दिव्या ने उसकी तरफ देखा। राजीव की आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने पूछा, रहस्यमय चीजों से तुम्हारा क्या मतलब? राजीव मुस्कुराया, जैसे कोई राज जानता हो। उसने कहा, राजस्थान सिर्फ वीरों की भूमि ही नहीं, तांत्रिकों और मंत्रों की भूमि भी है। बहुत सारे रहस्य हैं जो आम लोग नहीं जानते। प्रियंका ने आगे से कहा, अरे ये सब बकवास है, अंधविश्वास। राजीव ने गंभीर होकर कहा, नहीं प्रियंका, अंधविश्वास नहीं, ये विज्ञान है, एक अलग तरह का विज्ञान। दिव्या को एक ठंडी सी रोंगटी दौड़ गई। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। पीजी के गेट तक पहुंचकर श्वेता ने कहा, ठीक है, तो हम अब अंदर चलते हैं, तू भी जल्दी घर पहुंच जा। राजीव ने कहा, हाँ मैं चलता हूं, लेकिन उसकी नजरें दिव्या पर टिकी हुई थीं। उसने दिव्या से कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा दिव्या, फिर मिलेंगे। दिव्या ने बस हल्का सा सिर हिलाया। तीनों अंदर चले गए। दरवाजा बंद होने से पहले दिव्या ने एक आखिरी नजर बाहर डाली। राजीव वहीं खड़ा था, उसकी तरफ देख रहा था, और फिर अचानक बिजली कड़की और एक तेज रोशनी से राजीव का चेहरा एकदम सफेद भूतिया सा दिखाई दिया। दिव्या ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में आकर श्वेता बोली, आज तो राजीव बहुत बातें कर रहा था, आमतौर पर इतना बोलता नहीं है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन देखा तुमने, उसकी बातें किससे हो रही थीं? पूरा समय दिव्या से ही बात करता रहा। दिव्या ने झट से कहा, अरे छोड़ो यार, वो बस औपचारिकता निभा रहा था।
मैं नई हूं तो पूछ लिया होगा। श्वेता ने गंभीर होकर कहा, नहीं दिव्या, मैं राजीव को जानती हूं। वो औपचारिकता निभाने वालों में से नहीं है। उसने तुझे देखा और मैं नहीं जानती। कुछ अलग ही था आज, दिव्या ने कहा। तू ज्यादा सोच रही है। चल सोने चलते हैं, कल सुबह क्लास है। लेकिन उस रात दिव्या को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही। खिड़की से बाहर नीम के पेड़ की डालियां हवा में तेजी से हिल रही थीं और उनकी छाया दीवार पर डरावने आकार बना रही थी। कभी लगता जैसे कोई हाथ फैलाए खड़ा है, कभी लगता जैसे कोई चेहरा झांक रहा है। दिव्या ने आंखें मूंद लीं, लेकिन राजीव का वो आखिरी नजारा उसकी आंखों के सामने था। बिजली की रोशनी में उसका भूतिया चेहरा। उसने कंबल ओढ़ लिया। शायद सिर्फ उसकी कल्पना थी, शायद वो थक गई थी। उसने सोचा कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की इस शाम ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी जिसका अंत किसी अनहोनी में होना था। राजीव की नजरों में जो चमक थी वो सिर्फ दिलचस्पी नहीं थी, वो एक लालसा थी, एक ऐसी लालसा जो शांत होने का नाम नहीं लेने वाली थी। दिव्या ने जैसे तैसे नींद ली। उसने सपना देखा। सपने में वो अपने गांव के खेतों में दौड़ रही थी और पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज अपरिचित थी, लेकिन डरावनी नहीं। फिर अचानक वो आवाज करीब आ गई, बहुत करीब, जैसे कान में फुसफुसा रही हो। दिव्या ने पलटकर देखना चाहा, लेकिन उसकी गर्दन हिल नहीं रही थी। और फिर उसे एक हाथ का एहसास हुआ जो उसके कंधे पर पड़ा था, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। दिव्या की आंख खुल गई। वो घबरा कर बैठ गई। कमरा अंधेरा था। श्वेता और प्रियंका गहरी नींद में सो रही थी। दिव्या ने अपना कंधा छुआ। वो सामान्य था, बस एक सपना था। लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। खिड़की के शीशे पर भाप से कोई आकार बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो। दिव्या ने आंखें मली और फिर से देखा। शीशा साफ था, कुछ नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली। नर्वस होकर वो फिर लेट गई। उसकी नजर छत पर पड़ी। पंखे की छाया घूम रही थी। धीरे धीरे वो फिर सो गई। अगली सुबह जब उठी तो सब कुछ सामान्य लगा। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। रात का डर कुछ कम हुआ। नाश्ते के टेबल पर श्वेता ने कहा, दिव्या, तू आज बहुत थकी हुई लग रही है। ठीक से सोई नहीं क्या? दिव्या ने कहा, हाँ, रात को नींद ठीक से नहीं आई, शायद नए माहौल की वजह से। प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं, आज शाम को हम फिल्म देखने चलते हैं, तेरा मन लग जाएगा। दिव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक छोटा सा डर बैठ गया था। एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं था, सिर्फ एक एहसास था। वो एहसास कि कुछ गलत शुरू हो गया है, कुछ ऐसा जो वापस नहीं लौटने वाला। उस चाय वाले दिन के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। दिव्या ने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रही थी और राजीव बस एक सामान्य लड़का था जिसने नए चेहरे से बात कर ली। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। श्वेता को राजीव से मिलने के बहाने अब बार बार फोन आने लगे और हर बार मिलने का प्लान बनता तो राजीव यही कहता, तू अपनी दोनों सहेलियों को भी ले आना। अकेले अकेले मिलने से अच्छा है कि सब साथ रहें। श्वेता को लगता कि राजीव बहुत समझदार है, उसे उसकी सहेलियों की चिंता है। लेकिन दिव्या को लगने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर वो तीनों पार्क में मिलने गईं। इस बार राजीव ने चाय के साथ कुछ समोसे भी मंगवाए। बातचीत के दौरान राजीव का ध्यान फिर से दिव्या पर ही था। वो उससे पूछ रहा था, तुम्हारे गांव में दिवाली कैसे मनाते हैं? यहां तो बस पटाखे और रोशनी रह जाती है, वहां कोई खास रीति रिवाज होगा ना? दिव्या ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, जी, कुछ पूजा पाठ होता है, सब एक जैसा ही होता है। राजीव ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूं। गांवों में दिवाली पर भूत प्रेतों को भगाने के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन पितर आते हैं और कुछ अच्छे नहीं भी आ सकते हैं। तुम्हारे यहां ऐसा कुछ होता है? यह सवाल सुनकर दिव्या सहम गई। उसके गांव में वाकई दिवाली की रात को एक अजीब सी प्रथा थी। घर के बुजुर्ग बच्चों को शाम के बाद बाहर नहीं निकलने देते थे और दहलीज पर काले तिल का एक छोटा सा टोटका किया जाता था। पर यह बात वो किसी अजनबी को कैसे बता सकती थी? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। राजीव की आंखों में एक झलक दिखी, जैसे उसे पता था कि दिव्या झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वापस पीजी आकर श्वेता ने दिव्या से कहा, आज तू बहुत चुप थी, कुछ परेशानी है? दिव्या ने कहा, नहीं, बस। राजीव के सवाल थोड़े अजीब लगे। भूत प्रेत वगैरह? श्वेता हंसी,
अरे वो तो ऐसे ही है, उसे ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब। मैंने तो कभी गंभीरता से नहीं लिया। प्रियंका ने गंभीर होकर कहा, देखो दिव्या, तू सावधान रहना। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसकी नजरें बहुत गड़ती हैं। दिव्या ने सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लग रहा था। कुछ दिन बीते। एक दिन शाम को दिव्या अकेले कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। श्वेता और प्रियंका कॉलेज लाइब्रेरी गई हुई थी। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। दिव्या ने सोचा कोई कॉलेज से संबंधित कॉल होगा। उसने फोन उठाया। हेलो हेलो दिव्या, मैं राजीव बोल रहा हूं। दिव्या का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? राजीव ने एक सहज स्वर में कहा, अरे श्वेता के फोन से ले लिया, वो बाथरूम में थी, मैंने तेरा नंबर सेव कर लिया, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। दिव्या ने कहा, क्या बात है? श्वेता से बात करनी है तो उसी को कॉल करो। राजीव ने कहा, नहीं, बात तुझसे है दिव्या। तू अकेली है ना अभी? मैं तेरे पीजी के पास ही हूं, नीचे आजा, 5 मिनट की बात है। दिव्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी और मुझे तुमसे अलग से कोई बात नहीं करनी, कृपया मुझे फोन ना करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह लड़का इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसने फौरन श्वेता को मैसेज किया, श्वेता, राजीव ने मुझे फोन किया है तुम्हारे फोन से मेरा नंबर लेकर, यह ठीक नहीं है। श्वेता का जवाब आया, क्या? मैं अभी आती हूं। श्वेता और प्रियंका जल्दी ही पीजी लौट आईं। श्वेता का चेहरा लाल था गुस्से से। उसने दिव्या से कहा, मैंने राजीव को फोन किया है, उसे बुलाया है, वो आ रहा है, हम सब सामने की चाय की दुकान पर बात करेंगे। दिव्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। प्रियंका ने कहा, नहीं दिव्या, तू भी आ, हम सबके सामने साफ साफ बात हो जाए, वरना यह सिलसिला बढ़ता जाएगा। दिव्या मान गई। वो तीनों नीचे उतरी। राजीव पहले से ही वहां खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। चाय की दुकान पर बैठकर श्वेता ने सीधे राजीव से पूछा, यह क्या बदतमीजी है? मेरे फोन से दिव्या का नंबर क्यों लिया और उसे अकेले क्यों फोन किया? राजीव ने श्वेता की तरफ देखा, फिर दिव्या की तरफ। उसने कहा, श्वेता, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, अकेले में। श्वेता ने कहा, यहीं बात करो, ये मेरी सहेलियां हैं, इनके सामने ही बोलो। राजीव ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, ठीक है श्वेता, हमारा रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे लगता है हम दोनों अलग रास्ते पर जा रहे हैं। श्वेता की आंखें फैल गईं। उसने कहा, क्या मतलब? कल ही तो तू मुझसे मिला था, सब ठीक था। राजीव ने कहा, नहीं, सब ठीक नहीं था, मेरे दिल में किसी और के लिए भावना आ गई है। सबकी नजरें दिव्या पर टिक गईं। दिव्या की सांसें तेज हो गईं। राजीव सीधे दिव्या की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ दिव्या, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। तू मुझे बहुत पसंद है, तेरी शांति, तेरा व्यवहार, सब कुछ। मैं श्वेता को छोड़कर तेरे साथ रहना चाहता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दिव्या के हाथ से उसकी चाय की प्याली छूटकर नीचे गिरी और टूट गई। वो खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, गुस्से से कांप रही थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदतमीज हो। श्वेता मेरी सहेली है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, और मेरे साथ? मुझे तुमसे नफरत है। राजीव ने कहा, दिव्या सुन ले मेरी बात। दिव्या ने आगे बढ़कर पूरे जोर से राजीव के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास बैठे लोग भी चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। राजीव का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो दिव्या ने कभी नहीं देखा था। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा हाथ से सहलाया। फिर उसने दिव्या की तरफ देखा और एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसने धीरे से कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी दिव्या, बहुत बड़ी। तुझे पता है थप्पड़ मारने का क्या मतलब होता है? ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, ये एक अपमान है, और मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता। श्वेता चिल्लाई, राजीव तू जा यहां से, हम तुझे कभी नहीं देखना चाहते। राजीव ने श्वेता की तरफ देखा, फिर दिव्या की तरफ। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना दिव्या, तूने आज जो किया उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दिव्या सिसकियां भरने लगी। श्वेता और प्रियंका ने उसे संभाला। श्वेता रो रही थी, मुझे माफ करना दिव्या, मैं नहीं जानती थी कि ये इतना नीच है, मुझे माफ करना।
दिव्या ने कहा, तुम्हारा क्या कसूर है, वो दिमागी बीमार है। तीनों लड़कियां पीजी लौट आईं। उस रात श्वेता ने राजीव के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, सोशल मीडिया से अनफ्रेंड कर दिया। उसने कहा कि अब वो उसे कभी नहीं देखना चाहती। दिव्या को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। राजीव के लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उसके अहं पर चोट थी और उसका अहं उसे शांत बैठने नहीं देने वाला था। अगले कुछ दिन राजीव का कोई अता पता नहीं था। दिव्या ने सोचा शायद वो मान गया, लेकिन एक हफ्ते बाद जब दिव्या कॉलेज से लौट रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखती तो सड़क पर सब सामान्य लगते, लेकिन उसे एहसास होता कि कोई है जो उसे देख रहा है। एक दिन उसने पीजी की खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। उसने पहचान लिया, राजीव था। वो सिर्फ खड़ा था और दिव्या की खिड़की की तरफ देख रहा था। दिव्या ने झटके से पर्दा गिरा दिया। उसने श्वेता और प्रियंका को बताया। श्वेता ने कहा कि वो पुलिस में शिकायत करेगी, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। उसने कहा कि शायद वो चला जाएगा, लेकिन राजीव नहीं गया। उसका गुस्सा और भड़क गया था, और अब वो सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, बल्कि एक बदले की आग में जल रहा था। उसने फैसला किया कि वो दिव्या को सबक सिखाएगा, और उसके पास उसका एक तरीका था। राजीव को तंत्र मंत्र में बहुत दिलचस्पी थी। उसका एक दोस्त जिसका नाम विजय था, उसने एक बार उसे बताया था कि जयपुर की पुरानी बस्तियों में एक तांत्रिक रहता है जो बहुत खतरनाक क्रियाएं करता है। राजीव ने उस समय इसे अनसुना कर दिया था, लेकिन अब उसे याद आया। एक रात राजीव ने विजय को फोन किया। विजय ने फोन उठाया। हेलो राजीव, क्या हाल है? राजीव ने कहा, विजय, मुझे उस तांत्रिक के बारे में बता जिसके बारे में तूने बताया था। विजय चुप हो गया, फिर बोला, अरे यार, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दूर ही रहना, उसने कई लोगों का नुकसान किया है। राजीव ने कहा, मुझे बस उससे मिलना है, एक बातचीत करनी है। विजय ने हिचकिचाते हुए उसका पता बताया। वो जगह थी जयपुर के पुराने शहर में, एक तंग गली में, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। अगले दिन शाम को राजीव उस गली में जा पहुंचा। गली इतनी तंग थी कि दो लोग साथ साथ नहीं चल सकते थे। दीवारों से नमी टपक रही थी और बदबू आ रही थी। वो एक छोटे से दरवाजे पर पहुंचा जिस पर कोई नाम पट्ट नहीं था, बस एक तिलक का निशान था। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने राजीव को देखा और बोला, क्या चाहिए? राजीव ने कहा, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, मदद चाहिए। बूढ़े आदमी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर का कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। कमरे में अजीब अजीब चीजें थीं, कुछ मूर्तियां, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ हड्डियां और किताबें। हवा में एक तेज गंध थी, जैसे किसी चीज का धुआं। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम? राजीव। तुम्हें क्या चाहिए? राजीव ने दिव्या के बारे में बताया। उसने कहा कि वो लड़की उसका अपमान कर गई है और उसे सबक सिखाना है। तांत्रिक जिसका नाम बाबा कालिया था ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह सस्ता नहीं पड़ेगा। और एक बात याद रखो, जो तुम शुरू करोगे उसका अंत तुम्हें ही भुगतना पड़ सकता है। क्रिया वापस लौट सकती है। राजीव ने कहा, मुझे कोई डर नहीं, मैं तैयार हूं, बस उस लड़की को सबक सिखाना है। बाबा कालिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं एक मारण क्रिया करूंगा। इससे उस लड़की पर बुरी शक्तियों का साया हो जाएगा। वो धीरे धीरे बीमार पड़ेगी, उसे डरावने सपने आएंगे, उसका जीना मुहाल हो जाएगा और कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। राजीव की आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, यही चाहिए मुझे, कब शुरू करेंगे? बाबा ने कहा, पहले मुझे उस लड़की का नाम, उसके पहनने की कोई चीज और उसके बाल चाहिए। बाल नहीं तो उसके हाथ का निशान या कोई फोटो। राजीव ने सोचा। उसे याद आया कि एक बार पिकनिक पर श्वेता ने सबकी एक फोटो ली थी जिसमें दिव्या भी थी। उसने वो फोटो अपने फोन में सेव कर रखी थी। उसने बाबा को दिखाई। बाबा ने कहा, फोटो काम चल जाएगी, लेकिन बाल बेहतर रहते। तू उसके कमरे से उसके कंघी के बाल ले आ। राजीव ने कहा, यह मुश्किल है। बाबा ने कहा, फिर कोई और तरीका ढूंढ। उसकी कोई चीज जो उसने छुई हो वो ले आ। राजीव को एक योजना सूझी। उसने श्वेता से बात की, झूठ बोलकर कि वो माफी मांगना चाहता है और दिव्या के लिए एक गिफ्ट देना चाहता है। श्वेता ने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। उसने पीजी के बाहर दिव्या का इंतजार किया।
एक दिन दिव्या अकेले बाजार जा रही थी। राजीव ने उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दिव्या डर गई। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन राजीव ने कहा, दिव्या, मैं बस माफी मांगने आया हूं। ये लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसने एक छोटा सा रुमाल दिव्या की तरफ बढ़ाया। दिव्या ने झटके से उसे ठुकरा दिया और रुमाल नीचे गिर गया। दिव्या वहां से भाग गई। राजीव ने रुमाल उठाया जिसे दिव्या ने छुआ था। उसकी मुस्कान चेहरे पर वापस आ गई। यही काफी था। वो वापस बाबा कालिया के पास गया और वो रुमाल दे दिया। बाबा ने रुमाल लेकर कहा, अब सब तैयार है। क्रिया आज रात से शुरू होगी। तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। परिणाम धीरे धीरे दिखेंगे। राजीव ने पैसे दिए और वहां से चला गया। उसके मन में खुशी थी कि अब दिव्या को उसकी ताकत का पता चलेगा। उधर दिव्या को लगा कि राजीव ने मान गया है, क्योंकि उसके बाद वो कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। दिव्या ने सोचा कि शायद सब ठीक हो गया, लेकिन एक रात दिव्या को फिर से वो सपना आया। सपने में वो एक अंधेरे कमरे में थी और कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। वो आवाज कह रही थी, दिव्या, तूने मुझे बुलाया, अब मैं आ गया हूं। दिव्या ने सपने में ही चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली और फिर उसे लगा जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके गले को छू रहा है। वो चीख कर जाग गई। उसका बिस्तर पसीने से भीगा हुआ था। श्वेता और प्रियंका भी जाग गईं। श्वेता ने पूछा, क्या हुआ दिव्या, फिर वही सपना? दिव्या ने हाँ कहा, लेकिन इस बार वो रोने लगी। उसने कहा, यह सिर्फ सपना नहीं लग रहा, लगता है कोई मेरे साथ है, कोई मुझे देख रहा है। प्रियंका ने उसे पानी पिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कल हम आंटी को बताएंगे। लेकिन दिव्या जानती थी कि ये सिर्फ सपने नहीं थे। कुछ गलत हो रहा था, कुछ बहुत गलत, और वो नहीं जानती थी कि ये सब अभी शुरुआत थी। असली भयानक घटनाएं अभी आनी बाकी थी। राजीव ने जो बीज बोया था वो अब अंकुरित होने लगा था और जल्द ही वो एक विशैला पेड़ बनकर दिव्या की जिंदगी को अपनी जड़ों में जकड़ लेने वाला था। उस सपने के बाद की सुबह दिव्या का दिल अजीब सा भारी था। वो उठी तो उसे लगा जैसे उसने पूरी रात कोई भारी सामान ढोया हो। शरीर टूट रहा था। श्वेता और प्रियंका ने उसे चाय बनाकर दी, लेकिन दिव्या का मन बैठा हुआ था। श्वेता ने पूछा, कल रात फिर वही सपना? दिव्या ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ सपना नहीं लग रहा था, जैसे कोई सच में मेरे गले को छू रहा था। मैंने जब आंख खोली तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। प्रियंका ने डांटते हुए कहा, अरे ये सब तेरा दिमाग का खेल है दिव्या। तू उस नालायक राजीव के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है, उसे भूल जा। दिव्या चुपचाप चाय पीती रही। वो भी यही सोचना चाहती थी कि ये सब उसका दिमाग है, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया था जो उसे बताता था कि यह दिमाग का खेल नहीं है। उस दिन कॉलेज में दिव्या का ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे वो उसके कानों से गुजर जाता था, दिमाग में नहीं ठहरता था। उसकी सहेली नेहा ने पूछा, क्या हुआ दिव्या, तू आज बहुत उदास लग रही है? दिव्या ने कहा, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। शाम को पीजी लौटते समय दिव्या को फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगी। पीछे से आवाज आई, दिव्या रुको। दिव्या ने पलटकर देखा, वो नेहा थी। उसने दिव्या से कहा, तू इतनी तेज क्यों चल रही थी? मैं तेरे पीछे से बुला रही थी। दिव्या ने राहत की सांस ली और बोली, अरे सॉरी, मैंने सुना ही नहीं। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो उसने महसूस किया कि नेहा के बुलाने से पहले भी कोई उसका पीछा कर रहा था। एक छाया सी जो अब गायब हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद तीनों लड़कियां अपने कमरे में बैठी थीं। दिव्या किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी। बाहर अंधेरा था और नीम के पेड़ की डालियां खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे कोई खटखटा रहा हो। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। श्वेता चिल्लाई, अरे फिर से कट गया। प्रियंका ने कहा, मोबाइल से टॉर्च जलाओ, मैं मोमबत्ती ढूंढती हूं। दिव्या ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। पीली रोशनी ने कमरे को अजीब सा बना दिया। छायाएं लंबी हो गईं और हर चीज डरावनी लग रही थी। प्रियंका ने दराज से मोमबत्ती निकाली और जलाई। श्वेता ने कहा, यहां तो हफ्ते में 3 बार बिजली जाती है, आंटी से कहना पड़ेगा। तभी दिव्या को लगा जैसे उसने कमरे के कोने में कुछ हिलते हुए देखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी साड़ी एक कुर्सी पर पड़ी थी।
लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज, जैसे कोई उसके कान के पास कह रहा हो, दिव्या, मैं यहां हूं। दिव्या ने तेजी से सिर घुमाया। उसके पीछे कोई नहीं था। श्वेता और प्रियंका मोबाइल देख रही थीं। प्रियंका ने देखा कि दिव्या का चेहरा सफेद पड़ गया है। उसने पूछा, क्या हुआ दिव्या, तू ठीक तो है ना? दिव्या ने कहा, तुमने कुछ सुना? सुना? क्या सुना? कोई फुसफुसा रहा था, मेरे नाम ले रहा था। श्वेता और प्रियंका ने एक दूसरे की तरफ देखा। श्वेता ने कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, शायद बाहर की आवाज होगी। लेकिन दिव्या जानती थी कि आवाज बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आ गई। रोशनी होते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन दिव्या के अंदर का डर गया नहीं था। रात को सोते समय दिव्या ने अपने सिर के नीचे से लाल रंग का एक छोटा सा रुमाल निकाला। उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था कि इसे सिरहाने रखने से बुरे सपने नहीं आते। उसने रुमाल को तकिए के नीचे रख लिया और प्रार्थना करके सो गई। लेकिन उस रात सपना फिर आया। इस बार सपना और साफ था। वो एक पुरानी हवेली में थी, जिसकी दीवारों से नमी टपक रही थी। वो एक लंबे गलियारे में चल रही थी और पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा था। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए थे। पीछे से आवाज आई, तू कहां भागेगी दिव्या, मैं तो तेरे साथ हूं, हमेशा के लिए। दिव्या ने पलट कर देखना चाहा, लेकिन गर्दन नहीं हिली। उसने आगे देखा तो गलियारे के अंत में एक शीशा लगा था। शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी, एक लंबी टेढ़ी सी आकृति जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दिव्या चीखी और फिर जाग गई। उसकी सांसें तेज थीं। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरा था। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे के अभ्यस्त होने लगीं। तभी उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और फिर उसकी सांसें रुक सी गईं। उसके बिस्तर के पास सिर्फ 2 फुट की दूरी पर एक काली आकृति खड़ी थी। कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, बस एक इंसानी आकार का काला धब्बा। और वो धब्बा उसकी तरफ देख रहा था। दिव्या चिल्लाना चाहती थी, लेकिन गला रुंध गया। वो हिल नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। कुछ मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। दिव्या ने रोते हुए श्वेता और प्रियंका को जगाया। वो दोनों उठकर बैठ गईं। दिव्या ने सारी बात बताई, हकलाते हुए, रोते हुए। श्वेता ने कहा, दिव्या, शायद तूने सपना देखा है। कभी कभी सपना इतना सच्चा लगता है कि लगता है जाग रहे हैं। लेकिन प्रियंका गंभीर थी। उसने कहा, नहीं श्वेता, दिव्या की हालत ठीक नहीं लग रही। देखो तो उसका चेहरा कितना पीला है और वो कांप रही है। प्रियंका ने दिव्या का माथा छुआ। वो बुखार से तप रहा था। उसने कहा, तुझे तेज बुखार है, चल हम तुझे अस्पताल ले चलते हैं। दिव्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। प्रियंका ने कहा, डर किस बात का, हम तेरे साथ हैं। आखिरकार दिव्या मान गई। तीनों लड़कियां सुबह होते ही नजदीक के एक क्लिनिक गईं। डॉक्टर ने दिव्या का चेकअप किया और कहा, बुखार है, वायरल हो गया लगता है, कुछ दिन की दवाई है, आराम करो। दिव्या ने दवाई ली, लेकिन बुखार उतरा नहीं। 2 दिन बीत गए, लेकिन दिव्या की हालत में सुधार के बजाय गिरावट आने लगी। वो खाना पीना कम करने लगी, बातचीत से कतराने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जैसे वो हफ्तों से सोई न हो। तीसरी रात जब दिव्या अकेले बाथरूम में थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा है, तेज दर्द के साथ। उसने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मेरे बाल। वो बाथरूम से बाहर भागी। श्वेता और प्रियंका ने उससे पूछा, क्या हुआ? दिव्या ने रोते हुए कहा, किसी ने मेरे बाल खींचे। श्वेता ने उसके बाल देखे। वास्तव में उसके बाल उलझे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींचा हो, लेकिन बाथरूम में तो कोई था नहीं। प्रियंका ने अब गंभीरता से कहा, यह सब ठीक नहीं है, हमें आंटी को बताना चाहिए। उन्होंने सुशीला आंटी को सारी बात बताई। आंटी ने दिव्या को देखा और उनकी आंखों में चिंता दिखी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम घर चली जाओ, कुछ दिन अपने माँ बाप के पास रहो, शायद यहाँ का माहौल तुम्हें रास नहीं आ रहा। दिव्या ने हाँ कहा। उसे लगा कि शायद घर जाने से सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने पिता को फोन किया। पिता ने कहा कि वो अगले दिन आकर उसे ले जाएंगे। उस रात दिव्या ने सोने से पहले जोर से प्रार्थना की। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे उसका बिस्तर हिल रहा है, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से,
दिव्या ने आंखें खोली। बिस्तर हिल रहा था, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक एक जोरदार धक्का लगा और दिव्या बिस्तर से नीचे गिर गई। ठोकर लगी। दिव्या चिल्लाई। श्वेता और प्रियंका की नींद खुल गई। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि दिव्या जमीन पर पड़ी है, रो रही है। प्रियंका ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? तू गिर कैसे गई? दिव्या ने हकलाते हुए कहा, बिस्तर हिल रहा था, किसी ने धक्का दिया। श्वेता ने बिस्तर को देखा, वो सामान्य था। उसने कहा, शायद तूने सपना देखा होगा और गिर गई। लेकिन प्रियंका ने देखा कि दिव्या का हाथ जमीन पर पड़े एक नुकीले खिलौने से छिल गया था और खून बह रहा था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसका हाथ बांधा। उस रात तीनों ने सोने की हिम्मत नहीं की। वो बैठकर बातें करती रहीं। दिव्या बार बार कह रही थी, यहां कोई है, कोई मुझे मारना चाहता है। सुबह होते ही दिव्या के पिता आ गए। दिव्या ने उन्हें देखते ही रो दिया। पिता ने उसे समझाया, चल घर चलते हैं, वहां सब ठीक हो जाएगा। दिव्या ने अपना सामान पैक किया। जाते जाते उसने श्वेता और प्रियंका से कहा, तुम लोग भी सावधान रहना। श्वेता ने कहा, तू चिंता मत कर, ठीक होकर वापस आ जाना। दिव्या अपने पिता के साथ गांव लौट आई। घर पहुंचते ही मां ने उसे गले लगा लिया। दिव्या को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। घर की हवा, मां के हाथ का खाना, पिता का प्यार, शायद ये सब उसे ठीक कर देगा। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। दिव्या ने आराम किया, मां ने उसकी पसंद के पकवान बनाए। लेकिन तीसरी रात फिर वही सब शुरू हो गया। दिव्या अपने घर के कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं हिले। पूरा शरीर सुन्न हो गया था। और फिर उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, तू कहां भागेगी दिव्या? मैं तो तेरे साथ हूं, तेरे घर भी आ गया हूं। दिव्या ने जोर लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। आवाज निकली, एक दबी हुई सी चीख। उसके माँ बाप का कमरा बगल में था। उनकी नींद खुल गई। वो दौड़ कर आई। लाइट जलाई तो देखा दिव्या बिस्तर पर पड़ी है, आंखें फैली हुई हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। मां चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या हो गया? पिता ने दिव्या को उठाया। धीरे धीरे दिव्या की सांसें सामान्य हुई। वो रोने लगी और बोली, मां, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी छाती पर बैठ गया था। मां ने उसे चुप कराया, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ था। अगले दिन वो दिव्या को एक बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, ईईजी, सब कुछ। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। एक डॉक्टर ने कहा, यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है, तनाव है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। दिव्या के माँ बाप ने उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। उसने दिव्या से बात की और कुछ दवाइयां दी। दवाइयों से दिव्या को नींद आने लगी, लेकिन सपने बंद नहीं हुए। वो और भी डरावने होते गए। अब सपने में वो आकृति बात करने लगी थी। वो कहती, तूने मुझे बुलाया था, अब मैं तुझसे छुटकारा नहीं दूंगी, तुझे लेकर जाऊंगी। दिव्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो खाना पीना लगभग छोड़ चुकी थी। उसका वजन तेजी से गिर रहा था। चेहरा इतना पीला हो गया था कि हड्डियां दिखने लगी थीं। आंखें अंदर धंस गई थीं और उनमें एक अजीब सा भय था। एक रात दिव्या के पिता उसके कमरे के बाहर बैठे थे। वो सो नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने दिव्या के कमरे से आवाज सुनी। वो दौड़कर अंदर गए। दिव्या बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के कोने में बैठी थी और दीवार की तरफ देखकर बातें कर रही थी। जाओ, जाओ यहां से, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। पिता ने पास जाकर उसे छुआ। दिव्या ने तेजी से सिर घुमाया और चिल्लाई, छुओ मत, ये मेरे साथ है, देख नहीं रहे? पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया और कहा, बेटी, यहां कोई नहीं है, सब ठीक है। लेकिन दिव्या जोर जोर से रोने लगी, नहीं पापा, यहां कोई है, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। अगले दिन दिव्या की मां ने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला दादी मां से बात की। दादी मां ने दिव्या को देखा और गंभीर होकर बोली, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, इसे ऊपरी हवा लग गई है, किसी ने कुछ करवाया है। दिव्या के पिता ने कहा, पर हमने तो सब डॉक्टरों को दिखा लिया। दादी मां ने कहा, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते, तुम्हें किसी जानकार के पास ले जाना होगा, किसी ऐसे के पास जो इन चीजों को समझता हो। दिव्या के पिता को याद आया कि उनके चाचा, जो अब बूढ़े हो चले थे, एक बार ऐसी ही किसी घटना के बारे में बताया था। उन्होंने फोन किया।
चाचा ने कहा, मुझे एक पंडित जी का पता है, वो जयपुर में रहते हैं, बहुत सिद्ध हैं, उनके पास ले जाओ। दिव्या के माँ बाप ने तुरंत तैयारी की। दिव्या को लेकर वो फिर जयपुर के लिए निकले। इस बार पीजी नहीं, सीधे उस पंडित जी के पास जाना था। रास्ते में दिव्या बार बार बेहोश हो जाती। उसकी हालत देखकर उसकी मां का दिल टूट रहा था। पिता की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वो जानते थे कि अब यही आखिरी उम्मीद है। वो जयपुर के एक पुराने इलाके में पहुंचे। चाचा ने जो पता दिया था वो एक छोटे से मंदिर के पास था। मंदिर के बगल में एक साधारण सा घर था। दरवाजा खटखटाया। एक युवक ने दरवाजा खोला। दिव्या के पिता ने कहा, हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं, बहुत जरूरी काम है। युवक ने अंदर जाकर बुलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े व्यक्ति बाहर आए। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन आंखें एकदम चमकदार थीं। उन्होंने दिव्या को देखा और तुरंत कहा, अंदर लाओ। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था, जहां एक छोटा सा मंदिर था। दिव्या को एक चटाई पर लिटाया गया। पंडित जी ने उसकी आंखें देखीं, हाथ देखे और माथे पर हाथ रखा। फिर उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, इस लड़की पर मारण क्रिया की गई है, बहुत ताकतवर क्रिया, किसी बहुत खतरनाक तांत्रिक ने की है। इस पर एक नहीं, कई बुरी शक्तियों का साया है। ये उसे धीरे धीरे मार रही हैं। दिव्या की मां रोने लगी। पिता ने पूछा, क्या इलाज है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, इलाज है, लेकिन आसान नहीं होगा। 3 दिन की क्रिया करनी पड़ेगी और उस दौरान बुरी शक्तियां बहुत विरोध करेंगी, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही तो ये लड़की बच जाएगी। पिता ने कहा, जो भी करना पड़े करें, बस हमारी बेटी बच जाए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आज से 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त है, उस दिन से क्रिया शुरू करेंगे। इन 3 दिन तक ये लड़की यहीं रहेगी। मैं कुछ उपाय करूंगा ताकि ये शक्तियां इसे और नुकसान न पहुंचा सकें। दिव्या के माँ बाप ने हाँ कहा। पंडित जी ने दिव्या के चारों ओर एक सफेद धागे का घेरा बनाया और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने कहा, आज रात से यह घेरा टूटना नहीं चाहिए, तुम लोग भी यहीं रुको। उस रात दिव्या को थोड़ी शांति मिली। उसे कोई सपना नहीं आया। वो गहरी नींद में सोई। लेकिन आधी रात को जब सब सो रहे थे तो पंडित जी ने देखा कि दिव्या के चारों ओर का धागा एक जगह से जलने लगा है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। पंडित जी ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़े और धागे पर जल चंदन का टीका लगाया। धागा जलना बंद हो गया। अगली सुबह पंडित जी ने दिव्या के पिता से कहा, देखा, बुरी शक्तियां इतनी ताकतवर हैं कि मेरे बनाए सुरक्षा घेरे को भी भेदना चाहती हैं। लड़ाई आसान नहीं होगी। पिता ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह क्रिया किसने करवाई? पंडित जी ने कहा, अभी नहीं, पहले इस लड़की को बचाना है, फिर जिसने भी ये किया है उसे अपने के का फल मिलेगा, क्योंकि ऐसी क्रिया करने वाले का अंत खुद उसी के हाथों होता है। दिव्या ने धीरे से आंखें खोली। उसे लगा जैसे कई दिनों बाद उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आई है। उसने पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि शायद अब कोई उम्मीद है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी असली लड़ाई बाकी थी। 3 दिन बाद जो क्रिया शुरू होने वाली थी वो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल थी, और उस क्रिया में न सिर्फ उसे बल्कि पंडित जी को भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ने वाली थी। 3 दिन बाद का दिन आ गया था। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला था। शाम 6:30 बजे से क्रिया शुरू होनी थी। पूरे दिन पंडित जी और उनके शिष्य ने तैयारियां की। एक विशेष कमरे को साफ किया गया, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दरवाजा। दीवारों पर स्वस्तिक और ओम के चिन्ह बनाए गए। फर्श पर हल्दी और चंदन से एक बड़ा यंत्र बनाया गया, एक जटिल ज्यामितीय आकृति जिसके हर कोने पर एक दिया रखा जाना था। दिव्या को सफेद कपड़े पहनाए गए। उसकी हालत थोड़ी स्थिर थी, लेकिन आंखों में वही डर था। पंडित जी ने उससे कहा, बेटी, आज से 3 दिन तक बहुत कठिन समय है। तुझे बहुत डरावनी चीजें दिखेंगी, आवाजें आएंगी, शायद तुझे चोट भी लगे, लेकिन तू एक बात याद रखना, जो कुछ भी हो तू इस यंत्र के बीच में बैठी रहना, बाहर मत आना, और मेरी आवाज सुनते ही तू ओम नमः शिवाय बोलते रहना, समझी? दिव्या ने डरते डरते सिर हिलाया। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, डर मत बेटी, पंडित जी तेरे साथ हैं। शाम 6:30 बजे पंडित जी ने अपने शिष्य से कहा, दरवाजा बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। 3 घंटे बाद जब मैं दस्तक दूं तभी खोलना।
दिव्या के माता पिता श्वेता और प्रियंका भी आ गई थीं। श्वेता और प्रियंका दिव्या को देखकर रो पड़ी थी। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि राजीव ने क्या किया था। सब बाहर बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पहली रात कमरे के अंदर पंडित जी ने दिव्या को यंत्र के बिल्कुल बीच में बैठाया। 9 दीपक जलाए गए, 8 यंत्र के कोनों पर और एक दिव्या के सामने। पंडित जी ने स्वयं यंत्र के उत्तर दिशा में बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। शुरुआत शांतिपूर्वक हुई। पंडित जी संस्कृत मंत्र पढ़ रहे थे और दिव्या आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। लगभग आधा घंटा बीत गया, तभी पहली घटना हुई। दिव्या ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। गर्मी के मौसम में भी ऐसा लगा जैसे सर्दियों की ठंडी रात है। उसने आंखें खोली। दीपक की लौएं एक अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई तेज हवा चल रही हो, लेकिन कमरा तो बंद था। पंडित जी ने अपनी आवाज ऊंची की। वो एक विशेष मंत्र पढ़ रहे थे जो बुरी शक्तियों को बांधने के लिए था। तभी दिव्या को पीछे से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। धीमी लेकिन लगातार आवाज। पंडित जी ने दिव्या की तरफ देखा और कहा, ध्यान नहीं हटाना, जाप जारी रखना। दिव्या ने फिर से आंखें बंद की और जाप करने लगी, लेकिन आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक और आवाज आई, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी, एक स्त्री की हंसी जो शुरू में दूर से आई और फिर ऐसा लगा जैसे वो दिव्या के कान के पास ही हंस रही है। दिव्या कांपने लगी। उसने अपनी आवाज ऊंची की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी एक दीपक बुझ गया, यंत्र के दक्षिण पूर्व कोने का दीपक। अंधेरा हो गया उस कोने में। पंडित जी ने तुरंत एक नया दीपक जलाया और उसे वापस रख दिया, मंत्र पढ़ते हुए। लेकिन फिर दूसरा दीपक बुझा, फिर तीसरा। अब 3 कोने अंधेरे में थे। पंडित जी की आवाज और तेज हो गई। उन्होंने अपने हाथ में जल और अक्षत लिए और यंत्र के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। दिव्या ने आंखें खोली। वो देख सकती थी कि अंधेरे कोनों से कुछ काले धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। वो धीरे धीरे यंत्र की तरफ बढ़ रही थी। दिव्या चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने अपना जाप जारी रखा। पंडित जी ने अचानक जोर से एक मंत्र बोला और अपने हाथ से एक विशेष मुद्रा बनाई। उसी क्षण सारे दीपक फिर से जल उठे। काले धुएं की आकृतियां पीछे हट गईं, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। लेकिन शांति सिर्फ कुछ मिनट रही। अचानक दिव्या को लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा है, इतनी जोर से कि उसके सिर में दर्द होने लगा। वो चिल्लाई, छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो। पंडित जी ने तुरंत दिव्या के सिर पर जल छिड़का और एक मंत्र पढ़ा। बाल खींचने वाला बल कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिव्या रोने लगी, लेकिन जाप करती रही। फिर सबसे डरावनी घटना हुई। यंत्र के बीच में दिव्या के सामने वाली जमीन से एक हाथ निकलता दिखाई दिया। काला, पतला, लंबी उंगलियों वाला हाथ। वो हाथ दिव्या की ओर बढ़ने लगा। पंडित जी ने यह देखा। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और उस हाथ पर छिड़क दिया। हाथ से धुआं उठने लगा और एक तीखी चीखने जैसी आवाज आई। हाथ वापस जमीन के अंदर समा गया। इसके बाद कमरे में शांति छा गई। दीपक स्थिर हो गए, ठंड कम हो गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि दिव्या बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। दिव्या ने आंखें खोली। पंडित जी ने कहा, पहली रात की लड़ाई जीत ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कल रात और कठिन होगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। शिष्य ने दरवाजा खोला। बाहर सब लोग बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। दिव्या की मां ने उसे गले लगा लिया। दिव्या ने कहा, मां, मैं ठीक हूं। पंडित जी ने बचा लिया, लेकिन पंडित जी गंभीर थे। उन्होंने दिव्या के माता पिता से कहा, आज रात जो हुआ वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। कल रात वो पूरी ताकत से हमला करेंगी, तैयार रहना होगा। दूसरी रात, दूसरे दिन शाम को पंडित जी ने कुछ अतिरिक्त तैयारियां की। उन्होंने दिव्या के गले में एक यंत्र लगाया और उसके हाथ पैर में काले धागे बांधे। उन्होंने कहा, आज रात बहुत डरावना होगा। तू जो भी देखे, सुने, उस पर ध्यान मत देना। बस मेरी आवाज सुनकर जाप करते रहना। शाम 7 बजे फिर से कमरे में प्रवेश हुआ। इस बार पंडित जी ने अपने साथ एक त्रिशूल भी रख लिया था और एक धातु का आईना। दूसरी रात की क्रिया शुरू हुई। पहले घंटे तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक सब दीपक एक साथ बुझ गए। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। पंडित जी ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और एक दीपक जलाया, लेकिन वो दीपक भी बुझ गया।
अंधेरे में दिव्या ने आवाजें सुनी, कई आवाजें, स्त्री और पुरुष दोनों की, जो एक साथ बोल रही थी। हमें छोड़ दो, ये हमारा शिकार है, तू हमें रोक नहीं सकता। पंडित जी ने अंधेरे में ही मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी दिव्या ने देखा कि अंधेरे में कई हाथ उभर रहे हैं, दीवारों से, छत से, जमीन से, सैकड़ों काले हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दिव्या चिल्लाई, पंडित जी, हाथ, हर तरफ हाथ हैं। पंडित जी ने कहा, डर मत, ये सिर्फ भ्रम है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा। एक तेज प्रकाश फैल गया और सारे हाथ गायब हो गए, लेकिन दीपक अभी भी नहीं जल रहे थे। अचानक दिव्या को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अपने गले पर हाथ लगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। पंडित जी ने महसूस किया कि दिव्या संघर्ष कर रही है। उन्होंने तुरंत उसके गले का यंत्र छुआ और एक मंत्र पढ़ा। दबाव कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तभी कमरे में एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया, जिसने पंडित जी और दिव्या दोनों को जमीन पर गिरा दिया। दिव्या यंत्र के बीच से बाहर आ गई। यही तो बुरी शक्तियां चाहती थीं। पंडित जी चिल्लाए, दिव्या, वापस यंत्र में आ जा। लेकिन दिव्या उठ नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे जमीन पर दबोच रहा है। और फिर उसने देखा एक आकृति, पहली बार साफ साफ, एक लंबी पतली स्त्री की आकृति, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। वो आकृति दिव्या की तरफ बढ़ रही थी। पंडित जी ने यह देखा। उन्होंने अपना आईना उठाया और उस आकृति की तरफ कर दिया। आईने में आकृति का प्रतिबिंब दिखाई दिया। पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और आईना तेज रोशनी से चमक उठा। आकृति चीखी और पीछे हट गई। इसका फायदा उठाकर पंडित जी ने दिव्या को उठाया और वापस यंत्र में बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने खून की कुछ बूंदें यंत्र के चारों ओर छिड़की। ये एक चरम उपाय था। उनके खून की बूंदें जहां गिरी, वहां से आग जलने लगी, नीली लपटों वाली आग। ये आग बुरी शक्तियों के लिए जहर थी। आकृति और अन्य सभी हाथ गायब होने लगे। पंडित जी ने फिर से दीपक जलाए। इस बार दीपक बुझे नहीं। कमरा फिर से रोशन हो गया। दिव्या बेहोश पड़ी थी। पंडित जी भी थक कर चूर हो गए थे। उनके माथे से पसीना बह रहा था। जब दरवाजा खोला गया तो सबने देखा कि पंडित जी का हाथ जल गया था। उन्होंने अपना खून इस्तेमाल किया था। शिष्य ने तुरंत उनकी ड्रेसिंग की। पंडित जी ने कहा, 2 शक्तियां तो हमने नष्ट कर दी, लेकिन तीसरी और मुख्य शक्ति अभी बाकी है। कल रात आखिरी और सबसे कठिन लड़ाई होगी। अगर हम जीत गए तो दिव्या बच जाएगी, नहीं तो। उन्होंने बात पूरी नहीं की, लेकिन सब समझ गए। तीसरी रात, तीसरे दिन पंडित जी ने पूरे दिन उपवास रखा। वो केवल जल पीते रहे। उन्होंने दिव्या से कहा, आज रात तू जो भी देखे, मैं तुझे एक बात बताता हूं। वो सब असल में नहीं है, तेरे दिमाग में है। तू बस ये याद रखना कि तू सुरक्षित है और तू मेरे साथ मंत्र दोहराती रहना। दिव्या ने हाँ कही, लेकिन उसका डर 7वें आसमान पर था। पहली 2 रातों ने उसे तोड़ दिया था। तीसरी रात की क्रिया रात 9 बजे शुरू हुई। इस बार पंडित जी ने यंत्र के चारों ओर लोहे की कीलें गाड़ दी थीं और हर कील पर एक नींबू लगाया था। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच था। क्रिया शुरू हुई। पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। इतनी शांति थी कि दिव्या को अजीब लगने लगा। लेकिन पंडित जी जानते थे कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। 10 बजे के करीब पहला संकेत आया। कमरे में एक गंध फैलने लगी, गंदे पानी और सड़े हुए मांस जैसी गंध। दिव्या का मन मचलने लगा। पंडित जी ने धूप जलाई, जिससे कुछ देर के लिए गंध दब गई, लेकिन फिर वापस आ गई और पहले से ज्यादा तेज। फिर आवाजें आनी शुरू हुईं। पहली 2 रातों की आवाजों से अलग ये आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। एक पुरुष की आवाज जो बोल रहा था, दिव्या, तू मेरी है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। दिव्या ने पहचान लिया। वो आवाज राजीव की थी, लेकिन ऐसी डरावनी, ऐसी भयानक कि लग नहीं रहा था कि इंसान की आवाज हो सकती है। पंडित जी ने कहा, ध्यान मत देना, ये वो है जिसने ये क्रिया करवाई है। उसकी आत्मा की एक हिस्सा यहां बंधी हुई है। आवाज तेज होती गई, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे हमेशा के लिए। तभी कमरे की दीवारों से खून बहने लगा, लाल गाढ़ा खून जो दीवारों से नीचे की तरफ बह रहा था। दिव्या चिल्लाई, खून, दीवारों से खून बह रहा है। पंडित जी ने कहा, यह सच नहीं है, यह भ्रम है। उन्होंने अपने जल से दीवारों पर छिड़काव किया। जहां जहां जल गिरा वहां खून गायब हो गया, लेकिन नई जगहों से खून बहने लगा। फिर सबसे डरावना दृश्य हुआ। यंत्र के ठीक सामने
हवा में एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा था राजीव का, लेकिन विकृत। आंखें लाल थीं, मुंह से लार टपक रही थी और गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। वो चेहरा दिव्या की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्या की सांसें रुक सी गईं। वो हिल नहीं सकती थी। पंडित जी ने देखा कि यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि असल में राजीव की आत्मा का एक हिस्सा यहां प्रकट हो रहा है। तांत्रिक ने उसे भी बांध दिया था इस क्रिया में। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को हवा में घुमाया। राजीव का चेहरा चीखने लगा, लेकिन गायब नहीं हुआ, बल्कि और साफ होता गया। और फिर वो चेहरा बोला, सीधे दिव्या से, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। चेहरे से एक काली भुजा निकली और दिव्या की गर्दन की तरफ बढ़ी। पंडित जी ने तुरंत अपना आईना उस भुजा की तरफ किया। आईने में भुजा का प्रतिबिंब दिखाई दिया और पंडित जी ने एक मंत्र पढ़कर आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही भुजा चीखती हुई वापस खिंच गई। राजीव का चेहरा विकृत हो गया, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। पंडित जी ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने दिव्या से कहा, अब वो कमजोर है, तू जोर से बोल, मैं स्वतंत्र हूं, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं। दिव्या ने डरते हुए कांपते स्वर में कहा, मैं स्वतंत्र हूं। पंडित जी ने कहा, जोर से, पूरी शक्ति से। दिव्या ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, मैं स्वतंत्र हूं, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, तुम जाओ, तुम मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी। वो डर से लड़ रही थी। राजीव का चेहरा चीखा, नहीं, तू मेरी है। लेकिन पंडित जी ने अब आखिरी दांव चला। उन्होंने यंत्र के बीच में रखे एक कलश को उठाया, जिसमें विशेष जल था। उन्होंने उस जल को राजीव के चेहरे पर उड़ेला। जल लगते ही चेहरे से भयंकर चीख निकली, एक ऐसी चीख जो कमरे की दीवारों को हिला रही थी। चेहरा धुएं में बदलने लगा और फिर अचानक सब शांत हो गया। दीवारों से बहता खून गायब हो गया, गंध चली गई, कमरा पूरी तरह शांत हो गया। दीपक की लौएं स्थिर हो गईं। पंडित जी ने राहत की गहरी सांस ली। वो थक कर बैठ गए। दिव्या ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे उसके शरीर से एक भारी बोझ उतर गया है। वो सालों से इतनी हल्की महसूस नहीं कर रही थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया बेटी, तू आजाद हो गई, सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। दिव्या रोने लगी। ये रोना डर का नहीं, राहत का था। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर सब लोगों ने देखा कि पंडित जी और दिव्या दोनों थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति है। दिव्या की मां ने उसे गले लगाया और दिव्या ने कहा, मां, सब ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। पंडित जी ने सबको बताया, तीनों रात की लड़ाई जीत ली है। दिव्या पर जो बुरी शक्तियां थीं वो नष्ट हो गई हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जिसने ये क्रिया करवाई उसे इसका फल मिलना चाहिए। श्वेता ने पूछा, पंडित जी, क्या ये राजीव ने करवाया था? पंडित जी ने कहा, हाँ, उसने एक तांत्रिक की मदद से मारण क्रिया करवाई थी, लेकिन अब जब क्रिया टूट गई है तो उसका प्रभाव उसी पर वापस जाएगा। अब वो खुद इसकी जद में आ जाएगा। प्रियंका ने कहा, सर्विच हिम राइट, उसे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, बदला लेने का विचार छोड़ दो। अब हमें एक और क्रिया करनी है, जिससे राजीव को यहां बुलाया जाएगा और उसे इसका हल निकाला जाएगा। वो खुद आएगा, क्योंकि अब उसे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दिव्या के पिता ने पूछा, कब करेंगे वो क्रिया? पंडित जी ने कहा, 1 हफ्ते बाद। दिव्या को इतना समय चाहिए ठीक होने के लिए, और राजीव को भी इतना समय लगेगा कि उस पर क्रिया का प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे। 1 हफ्ते। दिव्या के लिए ये 1 हफ्ता नई जिंदगी जैसा था। धीरे धीरे उसकी भूख वापस आई, उसका रंग ठीक हुआ और वो फिर से हंसने बोलने लगी। लेकिन उसकी आंखों में अब एक गहराई आ गई थी। वो जान गई थी कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो विज्ञान से परे हैं। और जब वो 1 हफ्ते बाद फिर से पंडित जी के पास पहुंची तो वो तैयार थी अंतिम क्रिया के लिए, जहां राजीव को बुलाया जाना था, जहां सब रहस्य खुलने थे और जहां एक डरावनी कहानी का अंत होना था। 1 हफ्ता। दिव्या के लिए यह हफ्ता किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे किसी ने उसके ऊपर से एक पहाड़ हटा दिया हो। पहले 2 दिन तो वो बस सोती रही, एक गहरी शांत नींद। कोई सपने नहीं, कोई डर नहीं। जब वो उठती तो माँ उसे हल्का खाना देती, दलिया, खिचड़ी, फल। धीरे धीरे उसकी भूख वापस आने लगी। तीसरे दिन दिव्या ने श्वेता और प्रियंका को फोन किया। उनकी आवाज सुनकर श्वेता रो पड़ी। दिव्या, तू ठीक तो है ना? हम तुझे देखने आ रहे हैं। शाम को श्वेता और प्रियंका पंडित जी के आश्रम आई। दिव्या को देखकर उनकी आंखें
खुली की खुली रह गईं। एक हफ्ते पहले जो लड़की मौत के मुंह में जाती दिख रही थी, अब वो चेहरे पर हल्का रंग, आंखों में चमक लिए बैठी थी। प्रियंका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू वापस आ गई, सच में वापस आ गई। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पंडित जी ने बचा लिया। उसने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। 3 रातों की डरावनी लड़ाई, आवाजें, हाथ और आखिरी रात राजीव का वो विकृत चेहरा। सुनकर श्वेता और प्रियंका की रोंगटे खड़ी हो गईं। श्वेता ने गुस्से में कहा, राजीव को तो सजा मिलनी चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन पंडित जी, जो अभी वहीं बैठे थे, बोले, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ये सबूत कहां है? और फिर उसे सजा मिलने ही वाली है, अपने ही किए की सजा। प्रियंका ने पूछा, क्या मतलब पंडित जी? पंडित जी ने गंभीर होकर समझाया, जब कोई मारण क्रिया जैसी खतरनाक क्रिया करवाता है और वो क्रिया टूट जाती है तो उसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। जो शक्तियां शिकार को नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाई गई थीं, वो अब क्रिया करवाने वाले पर हमला करती हैं। ये प्रकृति का नियम है। दिव्या ने पूछा, तो राजीव को भी वैसा ही हो रहा होगा जैसा मुझे हुआ था? पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, शायद उसकी हालत अब तुमसे भी बदतर हो, क्योंकि तुम पर तो बाहरी शक्तियां थीं, लेकिन उसने तो खुद अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस क्रिया में बांध दिया था। अब वो शक्तियां उसके अपने अंदर घुस गई होंगी। सब चुप हो गए। एक ओर तो राजीव के प्रति गुस्सा था, लेकिन दूसरी ओर यह जानकर एक अजीब सा डर भी लग रहा था। राजीव की कहानी। उधर राजीव के साथ वाकई कुछ अजीब हो रहा था। जिस दिन पंडित जी ने तीसरी रात की क्रिया पूरी की थी, उसी रात राजीव को अचानक तेज बुखार आ गया। ठंड लग रही थी, पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा साधारण वायरल है, लेकिन अगली रात जब वो सो रहा था तो उसे सपने आने लगे। सपने में दिव्या उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोल रही थी, तुमने मेरे साथ जो किया उसका फल तुम्हें मिलेगा। राजीव जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि सिर्फ सपना है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई और है। वो आवाजें सुनाई दे रही थी, फुसफुसाहट, हंसी, रोने की आवाज। राजीव ने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, आवाजें फिर शुरू हो गईं, और इस बार साफ सुनाई दे रहा था, राजीव, हम आ गए तुम्हारे लिए। राजीव डर गया। वो तांत्रिक बाबा कालिया के पास गया। बाबा ने उसे देखते ही कहा, तुझ पर मारण क्रिया वापस लौट आई है। जिस लड़की पर तूने करवाई थी वो क्रिया टूट गई है, अब तुझे ही भुगतना पड़ेगा। राजीव ने गुहार लगाई, बाबा आप कुछ करो, मुझे बचाओ। बाबा ने सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्रिया इतनी ताकतवर थी कि अब वापस लौटी है तो कोई रोक नहीं सकता। तुझे जिसने ये क्रिया तोड़ी है उसी के पास जाना होगा, वो ही तुझे बचा सकता है। राजीव ने पूछा, कौन है वो, कहाँ है? बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे पता चल जाएगा। वो तुझे बुलाएगा और तू जाएगा भी, चाहे तू ना जाना चाहे। राजीव घर लौट आया। अगले कुछ दिन उसके लिए नरक बन गए। वो जो दिव्या को दिया था वही अब उसे मिल रहा था। रात को बिस्तर हिलता, कोई उसके बाल खींचता, छाती पर बैठ जाता। दिन में भी उसे आवाजें सुनाई देती। उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई के साथ कोई और खड़ा है, लेकिन पलट कर देखता तो कोई नहीं होता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दोस्तों ने पूछा तो वो कुछ नहीं बता पाया। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब बेकार। एक डॉक्टर ने कहा, शायद स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं, लेकिन राजीव जानता था ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये उसके अपने की का फल है। और फिर छठे दिन एक अजीब घटना हुई। राजीव दोपहर में सो रहा था। अचानक उसका शरीर ऐंठने लगा। वो बिस्तर से उठ बैठा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप उठा, कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? राजीव ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसकी जबान से निकला, बाहर जरूरी काम है। वो जानता था कि ये उसकी इच्छा नहीं है। कोई और उसे चला रहा है, जैसे किसी कठपुतली को। वो सड़क पर चलता गया, ऑटो रिक्शा लिया और एक एड्रेस बताया, वही एड्रेस जहां पंडित जी रहते थे। राजीव के मन में डर था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसके पैर अपने आप चल रहे थे। वो समझ गया, पंडित जी उसे बुला रहे हैं। बाबा कालिया ने ठीक कहा था, वो उसे बुलाएगा और वो जाएगा भी। हवन की तैयारी।
दूसरी ओर पंडित जी ने हवन की तैयारियां पूरी कर ली थीं। 7वें दिन का शुभ मुहूर्त था। उन्होंने दिव्या और उसके परिवार को बुलाया था, साथ ही श्वेता और प्रियंका को भी। पंडित जी ने समझाया, आज हम एक विशेष हवन करेंगे। इस हवन से हम उसे यहां बुलाएंगे जिसने ये क्रिया करवाई, और सबके सामने सच्चाई सामने आएगी। दिव्या के पिता ने पूछा, क्या वो आएगा? वो तो शायद डर कर भाग जाए। पंडित जी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वो आएगा, चाहे वो ना आना चाहे। उसकी इच्छा अब मायने नहीं रखती। हवन कुंड तैयार किया गया। विशेष सामग्रियां जुटाई गईं, घी, लकड़ी, हवन सामग्री और कुछ विशेष जड़ी बूटियां। पंडित जी ने हवन कुंड के चारों ओर एक यंत्र बनाया और उसके 4 कोनों पर 4 कटोरे रखे जिनमें नमक भरा था। शाम 5 बजे सब लोग इकट्ठा हुए। दिव्या, उसके माता पिता, श्वेता, प्रियंका और पंडित जी का शिष्य। पंडित जी ने हवन शुरू किया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। आग जलाई गई और उसमें घी और हवन सामग्री डाली जाने लगी। पंडित जी ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र राजीव को बुलाने के लिए था। उन्होंने हवन कुंड में एक विशेष झड़ी डाली जिससे सफेद धुआं उठने लगा। यह धुआं हवा में एक अजीब आकृति बनाने लगा। दिव्या ने देखा कि धुएं से बनी आकृति धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले रही है, और वो रूप था राजीव का। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। आवाज और तेज हुई। हवन की आग तेज हो गई और तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आ गया, दरवाजा खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला। बाहर राजीव खड़ा था, लेकिन उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। राजीव का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसके कपड़े मैले थे। वो सीधा खड़ा नहीं था, ऐसे खड़ा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखों में डर था, एक गहरा असहाय डर। वो अंदर आया। उसकी नजर दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखकर उसकी आंखें और फैल गईं। दिव्या, जो कभी मरने के कगार पर थी, अब स्वस्थ और सामान्य खड़ी थी, और वो खुद मरने के कगार पर पहुंच चुका था। पंडित जी ने कहा, बैठ जाओ राजीव। राजीव बैठ गया। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, पंडित जी, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, पहले सच बताओ, सबके सामने सच बताओ कि तूने क्या किया। राजीव ने श्वेता, प्रियंका, दिव्या और उसके माता पिता की तरफ देखा। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। श्वेता के चेहरे पर गुस्सा था, प्रियंका के चेहरे पर घृणा, दिव्या के चेहरे पर दुख और कुछ करुणा, और उसके माता पिता के चेहरे पर क्रोध। राजीव ने सर झुका लिया। वो रोने लगा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे दिव्या ने उसे थप्पड़ मारा था, कैसे उसका गुस्सा हुआ, कैसे उसने बाबा कालिया का पता लगाया, कैसे उसने दिव्या की चीजें दी और कैसे मारण क्रिया करवाई। सब सुनकर सन्नाटा छा गया। श्वेता चिल्लाई, तू शैतान है। दिव्या ने तुझे क्या बुरा किया था? सिर्फ इसलिए कि उसने तेरी बात नहीं मानी, तू उसे मारना चाहता था। राजीव ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि इतना बुरा होगा। बाबा ने बस कहा था कि वो बीमार पड़ेगी। मैं नहीं जानता था कि उसकी जान जाएगी। दिव्या के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। तू नहीं जानता था? मारण क्रिया का मतलब तुझे नहीं पता? तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। पंडित जी ने शांत करते हुए कहा, रुको, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर राजीव को अब उसके कर्मों की सजा मिल रही है। देखो तो उसकी हालत, जो दिव्या को हुआ वही अब उसे हो रहा है, और शायद उससे भी बदतर। दिव्या ने धीरे से पूछा, पंडित जी, अब क्या होगा? क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? पंडित जी ने कहा, नहीं, आज इस हवन से हम इसका अंत करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। सबने पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी ने राजीव से कहा, अगर तू सच्चे मन से अपनी गलती माने और दिव्या से माफी मांगे और एक प्रायश्चित करे, तो शायद तुझे बचाया जा सकता है। राजीव ने तुरंत दिव्या के पैरों की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन पंडित जी ने रोक दिया। रुको, ऐसे नहीं, पहले हवन पूरा होने दो। पंडित जी ने हवन जारी रखा। इस बार उन्होंने कुछ अलग मंत्र पढ़े और हवन कुंड में कुछ विशेष सामग्री डाली। धुआं गाढ़ा हो गया और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। पंडित जी ने कहा, राजीव, अब तू दिव्या से माफी मांग, लेकिन याद रख, तेरा दिल साफ होना चाहिए, नहीं तो ये क्रिया तुझे बचा नहीं पाएगी। राजीव दिव्या के सामने गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सच में पछता रहा था। उसने दिव्या के पैर छुए और कहा, दिव्या, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं तुम्हें मारना चाहता था सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं शैतान हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचाओ। दिव्या ने उसे देखा। कुछ देर पहले तक उसे राजीव से नफरत थी, लेकिन अब उसे दया आ रही थी। उसने कहा, राजीव, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी जान बच जाए, बल्कि इसलिए कि मैं इस डर और नफरत से आजाद होना चाहती हूं। तुम्हें माफ करके ही मैं आजाद हो सकती हूं। यह सुनकर राजीव जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, तुम मेरी तुलना में बहुत अच्छी हो दिव्या, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। पंडित जी ने कहा, अब प्रायश्चित का समय है। राजीव, तुझे 2 साल तक एक कठिन साधना करनी होगी। रोज सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और हर महीने एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना होगा। क्या तू ये करेगा? राजीव ने तुरंत हाँ कहा। जो भी करना पड़े करूंगा, बस ये सब खत्म हो जाए। पंडित जी ने हवन में आखिरी आहुति डाली। फिर उन्होंने राजीव के सिर पर जल छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े। राजीव ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक भारी बोझ उतर गया। वो सालों से इतना हल्का महसूस नहीं कर रहा था। पंडित जी ने कहा, हो गया, क्रिया टूट गई है। अब तुझ पर कोई बुरी शक्ति नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर तूने प्रायश्चित नहीं किया तो ये सब वापस आ सकता है। राजीव ने वादा किया कि वो प्रायश्चित जरूर करेगा। फिर उसने दिव्या और उसके माता पिता से एक बार फिर माफी मांगी। दिव्या के पिता ने कहा, हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन तू हमेशा याद रखना कि तूने क्या किया और कभी किसी के साथ ऐसा न करना। राजीव चला गया। उसके जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। पंडित जी ने दिव्या से कहा, बेटी, अब तू पूरी तरह सुरक्षित है, तू जिंदगी जीने के लिए आजाद है। दिव्या ने पंडित जी के चरण छुए। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? पंडित जी मुस्कुराए। तू स्वस्थ रह, खुश रह, यही मेरे लिए शुक्रिया है। और एक बात याद रखना, डर कभी किसी का गुलाम मत बनना। जो डरता है वो हार जाता है। तू डर के आगे खड़ी हुई और जीत गई। श्वेता और प्रियंका ने दिव्या को गले लगाया। तीनों दोस्त फिर से एक साथ थीं। दिव्या की मां ने खुशी के आंसू पोंछे। उसका बच्चा उसे वापस मिल गया था। 1 हफ्ते बाद दिव्या वापस पीजी आ गई। सुशीला आंटी ने उसे गले लगाकर स्वागत किया। कमरा वही था, खिड़की से वही नीम का पेड़ दिखता था, लेकिन अब दिव्या के लिए सब कुछ बदल गया था। रात को जब वो सोने लगी तो श्वेता ने पूछा, डर तो नहीं लग रहा ना? दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब नहीं। मैं जान गई हूं कि डर सिर्फ एक भावना है और हम उससे ज्यादा मजबूत हैं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। नीम के पेड़ की डालियां हवा में हिल रही थीं और चांदनी रात में उनकी छाया दीवार पर नाच रही थी। लेकिन अब वो छाया डरावनी नहीं लग रही थी, वो सिर्फ एक छाया थी। दिव्या ने आंखें बंद की और शांति से सो गई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी शांत नींद। और दूर राजीव अपने घर में एक मंत्र का जाप कर रहा था, जैसा पंडित जी ने बताया था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, वो घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था और एक संकल्प कि वो अपनी जिंदगी सुधारेगा। कहानी खत्म हो चुकी थी, बुराई हार चुकी थी, अच्छाई जीत गई थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत दिव्या की अपने डर पर जीत थी। वो डर जो उसे मारने आया था, लेकिन वो उससे ज्यादा मजबूत निकली। अगली सुबह दिव्या कॉलेज गई। उसकी सहेलियां उसे घेर कर खड़ी हो गईं। नेहा ने पूछा, दिव्या, तू इतने दिन कहां थी? हम सब चिंतित थे। दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी छुट्टी ली थी, अब मैं वापस आ गई हूं। और वो सच में वापस आ गई थी, न सिर्फ कॉलेज बल्कि जिंदगी में। एक नई दिव्या, एक मजबूत दिव्या, एक ऐसी दिव्या जो जान गई थी कि अंधेरे से लड़ना है तो रोशनी को अपने अंदर जगाना होगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, मारण तंत्र। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट के साइड में लाइक का ऑप्शन है उसे जरूर दबाएं ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके। याद रखना, नफरत और बदले की भावना हमेशा एक ऐसा बूमरैंग होती है जो वापस खुद को ही लौट कर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहें।